और कल क्लास 12 हिंदी वितान पार्ट पहला सिल्वर वेडिंग का पहला पार्ट आपने देखा। आपको समझ में आया कि कहानी का जो मुख्य पात्र इसमें है यशोधर बाबू पंत, वो गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। यद्यपि वे गंभीर स्वभाव के हैं, गंभीर थोड़ा उनका स्वभाव है, तथापि दफ्तर से लौटते समय अक्सर वातावरण को, जब दफ्तर से वो लौटते हैं तो अक्सर वातावरण को खुशनुमा बना लिया करते हैं, यानी कि दिन भर की थकान उनकी दूर हो जाए और थोड़ी शरीर में स्फूर्ति आ जाए, प्रसन्नता का भाव आ जाए, तो खुशनुमा माहौल बनाने में वो निपुण है। काम के प्रति निष्ठावान होने के कारण, काम के प्रति निष्ठावान है वो, तो निष्ठावान होने के कारण वे स्वयं अपने मातहतों के साथ देर तक कार्यालय में रुकते हैं, यानी देर तक काम करते रहते हैं, कार्यालय में देर तक रुका करते हैं। यशोधर बाबू घर हो, चाहे घर में काम कर रहे हो या दफ्तर, अपने परम मित्र, अपने जो श्रेष्ठ मित्र जिनको समझते थे और मार्गदर्शक कृष्णानंद, यानी कि जिनको शॉर्ट में किसंदा कहा करते थे, वो उनकी परंपरा का पालन करना नहीं भूलते। जो उनको वो गुण सिखा गए, जो वो शिक्षा संदेश दे गए, उनके गुणों को वो नहीं भूलते थे। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके वरिष्ठ और परम सखा किसंदा ने उन्हें आश्रय दिया और नौकरी दिलवाई थी। तो आपने ये कार्य सुना था कल कि जो नौकरी जहां पर काम करते थे देर तक जाते थे, देर से अपने घर पहुंचा करते थे, यानी कि ऑफिस में, गृह मंत्रालय में देर तक काम किया करते थे। तो उस दिन की बात थी कि देखा कि घड़ी थोड़ी सुस्त हो गई, यानी कि उनकी घड़ी में 5:30 तो दीवार घड़ी में 5:25। तो उन्होंने अपने मातहतों को, जो नीचे पोजीशन पर कार्य करते थे, उन्होंने कहा कि आपको देखा देखी ये सुस्त हो गई। हाथ पकड़ लिया, जो चड्ढा नया नौकरी में आया था, ये सब कुछ आपने सुन लिया था कि ये चूनेदानी क्या है, लगता है ये तो बहुत पुरानी है, आप डिजिटल घड़ी ले लो, ये चड्ढा ने कहा था। तो चड्ढा ने जोर से कहा, अब आपको ध्यान से सुनना है इस पार्ट में, चड्ढा ने जोर से कहा कि बड़े बाबू, आप जाने किस ख्यालों में खो गए, किन ख्यालों में खो गए। ये मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। आपने अभी बताया कि ये हमें शादी में मिली थी, ये घड़ी हमें शादी में उपहार में दी गई थी, यानी कि आपकी शादी कब हुई थी। तो जहां से शादी का जिक्र आया तो यशोधर बाबू ने सब पका करके, थोड़ी घबराहट के साथ अपना बढ़ा हुआ हाथ, जो हाथ आगे था घड़ी वाला हाथ, उसको वापस खींच लिया, वापस अपनी ओर खींच लिया और मेनन से मुखातिब होकर के बोला। अच्छा, जो मेनन पूछ रहा था तो मेनन की तरफ दृष्टिगोचर करते हुए, दृष्टि डालते हुए उन्होंने बोला, क्या बोलते हैं, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। 6 फरवरी हिसाब लगाया, जहां से उन्होंने अपनी तारीख और सन बता दिया कि 6 फरवरी 1947, यानी कि 6 फरवरी 1947, 1947 को हमारी शादी हुई थी। तो मेनन ने और उस चड्ढा ने तुरंत हिसाब लगाया कि आखिर आज कौन सी तारीख है, इनकी शादी को कितने वर्ष व्यतीत हो गए। तो तुरंत मेनन बड़ा खुश हुआ, यानी कि जिस तारीख को उन्होंने हाथ पकड़ा, जिस दिन तारीख पूछी गई, तो मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक करके बोला, बड़ा खुश होकर के उनको बधाई देना शुरू कर दिया यशोधर बाबू को। क्या कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। अरे आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, सिल्वर वेडिंग। अब सिल्वर वेडिंग का मतलब जो टाइटल लिया गया है, यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह, शादी की 25वीं सालगिरह, तो आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, शादी के पूरे 25 साल हो गए हैं सर आपके। तो यशोधर जी खुश हुए कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन थोड़ी झेपते हुए और झेपते हुए थोड़ा थोड़ा खुश हुए। यह झेपने की अदा भी उन्होंने किसंदा से ही सीखी थी। किसंदा, जिनको अपना गुरु मानते थे, बड़ा भाई मानते थे, ये झेप करके प्रसन्न होने की अदा भी उन्होंने सीखी थी किसंदा से। अब जो चड्ढा, जो नया लड़का आया था, जिन्होंने हाथ पकड़ लिया था उनका, यशोधर बाबू का, चड्ढा ने घंटी बजाकर, तुरंत घंटी बजाई, जो ऑफिस में कार्यालय में घंटी लगी हुई थी, तुरंत घंटी बजाई और चपरासी को बुलाया। जो ऑफिस में उनके कार्यालय में जो चपरासी था, उसको घंटी बजा करके बुलाया और कहा, अरे सुन भाई भगवान दास, यानी कि चपरासी का नाम भगवान दास था। सुन भगवान दास, आज बड़े बाबू की 25वीं सालगिरह है शादी की, इसलिए बड़े बाबू से एक बड़ा सा नोट ले ले और सारे सेक्शन के लिए, यानी कि हमारे ऑफिस में जितने कर्मचारी काम करते हैं, सबके लिए चाय पानी का इंतजाम कर, फटाफट जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करो। तुरंत उसको बुलाया चपरासी भगवान दास को। अब यशोधर जी बोले, अरे भैया क्यों परेशान करते हो मुझे, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के, यानी अंग्रेजों के चोचले हैं,
हम हिंदुस्तानियों को ये चीजें शोभा नहीं देते, सब उनके चोचले हैं ये। अरे हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं ये शादी की सालगिरह, कहीं कुछ हम नहीं मनाएंगे। तो चड्ढा बोला कि देखिए सर, मिक्सचर मत में पिलाइए गुरुदेव, हमें मिक्सचर नहीं पीना, हम ज्यादा पैसे की मांग नहीं करते आपसे। आज आपकी शादी की सालगिरह है तो कुछ ना कुछ पार्टी तो आपको देना ही पड़ेगी। चाय मट्ठी लू, बस चाय आ जाए, थोड़ा सा नाश्ता आ जाए, बस इतना सा तो सौदा ही है। इतना में आपका कितना खर्च होगा? जल्दी से कुछ रकम निकालिए, कुछ पैसे निकालिए, जिससे हम लोग पार्टी मना सकें। इसमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है, कौन ज्यादा पैसे खर्च होना है। तो जब लोग बागों ने ज्यादा प्रेस डाला उन पर, तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और जेब में एक बटुआ रखा था, जिसको हम लोग पर्स कहा करते हैं। छोटा सा पर्स उनकी जेब में रखा हुआ था। तो बटुआ निकाला, उस बटुए में से 10 का नोट निकाला, उसमें से एक 10 का नोट निकाला और कहा, चलो जब आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो आप लोग चाय पीजिए, लीजिए, इससे चाय नाश्ता अपना मंगवा लीजिए और अपना इंतजाम करो। ठीक है, आप लोग चाय नाश्ता का इंतजाम कर लो। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई ज्यादा सरोकार नहीं है इन चीजों से। आप लोग को हमने रुपए दे दिए 10 रुपए, आप लोग चाय पानी का अपना इंतजाम कर लो और मनाओ पार्टी। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट में समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूं। जो हमारे भारतीय लोगों की परंपरा है कि इस तरीके से ज्यादा बहुत खुशहाली मनाना, कहीं ये कार्य करना वो कार्य करना, ये हमारी परंपरा में नहीं है। तो ये हमें तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम पड़ती है, यानी कि ये चीज हमें पसंद नहीं है। चल, लेकिन आप लोग जिद करते हैं तो ये रुपए हमने दे दिए, अब हमें जाने दो, आप लोग अपनी पार्टी मनाते रहो। तो जब उन्होंने 10 रुपए का नोट दिया तो चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को तुरंत पकड़ा दिया, ले जल्दी से पकड़ ले, ये 10 का नोट ले। और पुनः बड़े बाबू की तरफ, यानी कि यशोधर बाबू पंडित की तरफ, बड़े बाबू के आगे उन्होंने पुनः हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है। देखिए सर, हमारे ऑफिस में कितने कर्मचारी काम करते हैं और सिर्फ 10 के रुपए से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा और रुपए चाहिए। इससे 3 हो रुपए 30 हो, यानी कि 2 10 के और दे दीजिए, कम से कम 30 रुपए तो आप दीजिए, तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें, तो थोड़ी बहुत हम लोगों की पार्टी अच्छी तरह से मन सके। सारा सेक्शन जानता है, सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, उनके पर्स में हमेशा 100-150 रुपए रहते हैं। ये सभी कर्मचारी जानते हैं, वो ये दे रहे हैं सिर्फ 10 रुपए। भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर वो विशेष तौर पर कुछ खर्च नहीं करते, लेकिन फिर भी 100-150 रुपए उनके पर्स में हमेशा डले रहते हैं। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, बस टिकट का खर्च भी नहीं। ऐसा नहीं कि अपने घर से बस से आते हो, कुछ नहीं, बस से भी नहीं आते हो तो बस का खर्च नहीं होना है। कैसे आते हैं वो? गोल मार्केट से होते हुए सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, साइकिल से आते। सेक्रेटेरिएट माने होता है सचिवालय, सचिवालय तक, यानी गोल मार्केट से सचिवालय तक पहले तो वो साइकिल में आया जाया करते थे, और इधर पैदल आने जाने लगे हैं। अब वो पैदल साइकिल भी छोड़ दी उन्होंने, अब तो वो पैदल ही चले जाते हैं। यानी कि जितने बजे का समझो ऑफिस कार्यालय है, घर से थोड़ा समय पहले निकले जिससे अपने समय पर ऑफिस पहुंच जाए। तो अब तो साइकिल भी बंद कर दी उन्होंने, तो गाड़ी का बस का ये भी खर्च नहीं है, फिर भी 100-150 रुपए वो अपने बटुए में हमेशा रखते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? क्यों साइकिल भी छोड़ दी? क्योंकि उनके बच्चे, यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं, आधुनिक युवा हो चले हैं। अब यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के, अपने गुरु की भांति, अपने कृष्णदा की भांति, अपने परम मित्र की भांति, लेकिन उनके बच्चों को ये आधुनिकता का वातावरण लग गया है, आधुनिक परिवेश में वो जी रहे हैं, तो आजकल के वातावरण के अनुसार वो ढल गए उनके बच्चे। तो उनके जो बच्चे हैं आधुनिक युवा होते चले जा रहे हैं, और उन्हें अपने पिता का, बच्चे क्या कहते हैं, देखो पैदल चले जाते हैं कभी कभी उनके पिताजी यानी यशोधर बाबू, कभी कभी साइकिल से चले जाया करते थे। तो उनके बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पिताजी पैदल जाएं या साइकिल से जाएं। तो उनके बच्चे क्या कहते हैं उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। वो सोचते हैं कि हमारे पिता साइकिल से ना चले। बच्चों के अनुसार अपने पिता को समझाते हैं उनके बच्चे यानी यशोधर बाबू को, देखिए पिताजी, ये साइकिल तो अब चपरासी लोग चलाते हैं, ये चपरासी जो चपरासी का काम करते हैं उनके लिए है साइकिल। तो आप तो अधिकारी बन गए हैं, आपको साइकिल चलाना शोभा नहीं देता। बच्चों की इच्छा क्या है उनकी? बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, स्कूटर से अपने ऑफिस जाया करें। जब पिताजी से ये राय दी कि पिताजी साइकिल छोड़ो, आप स्कूटर खरीदो, एक अपना स्कूटर से जाया करो, हमारी पोजीशन गिरती है आपके साइकिल चलाने से,
तो पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहूदी सवारी मालूम पड़ता है। उनको अच्छा नहीं लगता है स्कूटर पर जाना, स्कूटर पर सवार होना। उन्हें तो साइकिल ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं। और कार, कभी कभी कार का भी आग्रह करते हैं बच्चे की कार पे जाया करो। कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तो उसकी बात सोचना कहें, सोचना भी नहीं है, यानी कि कार लायक हमारी अभी हैसियत नहीं है, तो कार की बात को हमें सोचना नहीं है। लेकिन स्कूटर जो लड़के कहते हैं ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, ये बेहूदी सवारी हमें मालूम पड़ती है। चलो वो सोचते हैं यशोधर बाबू, यानी कि बच्चे उनके इस तरीके के हैं, आधुनिक परिवेश में ढले हैं, तो पूरी तरीका से उनके बच्चे आज के अनुसार हैं, आज के समय के अनुसार आधुनिक हो गए हैं। और ये यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के, बस यही विचारों का मतभेद है, वो पुरानी परपाटी के, वो आधुनिक परपाटी के। चलिए ठीक है, फिर वहीं ले चलते हैं जहां पार्टी चल रही है। तो चड्ढा ने जब जोर दिया कि सर 30 रुपए कम से कम दीजिए, 1-10 के नोट से काम नहीं चलेगा, तो चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट और जैसे तैसे दे दिए। चलो 30 रुपए उनके हाथ में दे दिए, चड्ढा के हाथ में। लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। अब सभी उनके कर्मचारियों ने कहा कि सर आपकी पार्टी मनाई जा रही, आप ही पैसे दे रहे, इसलिए आप पार्टी में तो शामिल होइए, पार्टी में तो रहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप लोग कह रहे थे, मैंने रुपए दे दिए, अब आप लोग मनाइए और मुझे जाने दीजिए। मातहत लोगों से चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है। वो भी रोज की उनकी आदत थी थोड़ा बहुत अपने कर्मचारियों से हंसी मजाक कर लेना। उनके पास बैठकर चाय पानी और गप में वक्त बर्बाद करना उनके विरुद्ध था, यानी कि हम फालतू में वक्त बर्बाद करें, गप्पे करते रहें लोग बागों के साथ बैठ करके, और गप्पों में फालतू के कार्यों में समय को नष्ट करते रहें, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। इसके वो सख्त विरोधी थे, सख्त विरोध करते थे यशोधर बाबू जी। तो चलिए उनको दे दिया और वो लोग अपनी पार्टी करने लगे और यशोधर बाबू चल देते हैं अपनी घर की तरफ। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए, जब दफ्तर से वो घर की तरफ जाते हैं, तो रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। अच्छा, यशोधर पंत जी क्या सोचते हैं कि अब हमारा बुढ़ापा आता जा रहा, अब हमें थोड़ी से अपने क्रियाकलाप बदलने हैं, अब हमें थोड़ी भगवान की भक्ति में भी लीन होना है। तो ऑफिस से जब वो घर आया करते थे तो बिरला मंदिर रास्ते में पड़ता था, तो उनकी रोज की आदत थी कि ऑफिस से सीधे घर नहीं आते, पहले बिरला मंदिर पहुंचते, भगवान के दर्शन करते, ठीक है ना, तो दर्शन करते भगवान के, और थोड़ी को देव वहां पर जो बगीचा था, उद्यान था, थोड़ी देर उद्यान में बैठ जाते। वहां कोई ना कोई संत महात्मा महापुरुष प्रवचन करते रहते। अगर कोई प्रवचन करता ना हुआ वहां पर, तो स्वयं भगवान के ध्यान में लीन हो जाते थोड़ी समय के लिए, यानी कि 10-15 मिनट भगवान के कार्य में वो अपना समय देते थे। तो ये रीत उन्होंने अब अपना ली थी वृद्धावस्था के समय। यह बात कि हमारे पिताजी अब भगवान के पास जाने लगे, प्रवचन सुनते हैं, बिल्कुल बुढ़ापे के लक्षण आते जा रहे, उनकी बच्चों को ये चीज अच्छी न लगती थी। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी कि मंदिर अंदर नहीं जाना है, सीधे घर आया कीजिए आप। तो बच्चे उनको टोकते भी थे इस कार्य के लिए। क्या कहते थे, बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हो, अभी बूढ़े नहीं हो गए जो रोज रोज मंदिर आप जाया करते हो, मंदिर जाना क्यों शुरू कर दिया है, अरे मंदिर तो बूढ़े लोग जाते हैं, वृद्ध लोग जाते हैं। तो ऐसा टोका करते थे उनके बच्चे, इससे ज्यादा व्रत करें ऐसा कहते हैं कि ये कार्य बूढ़े लोगों का है, आप बूढ़े नहीं है, इसलिए मंदिर जाना छोड़ो, ज्यादा व्रत उपवास करना ये भी छोड़ो। तो यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। बच्चे टोकते हैं लेकिन वो अनसुना कर देते, चलो बच्चे हैं, ये अभी जानते नहीं है कि थोड़ी बहुत हमें, जब सब कार्य अपने लिए करते हैं तो थोड़ा समय हमें भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। बच्चों की बात को वो यशोधर बाबू थोड़ा अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी किसंदा के अनुसार यही निशानी है, यानी कि जो निशानी, जो मानव जीवन के मूल्य तत्व किसंदा उनको देखे गए, उन्होंने जीवन पर्यंत उसका निर्वहन किया, उसको निभाया, यानी कि अपने जीवन में पूरी तरीका से उनके बताए मार्ग को अपनाया। तो ये कार्य करते थे। चलिए आगे बताते हैं। बिरला मंदिर से उठकर, चलो बिरला मंदिर में उनकी आदत डल गई थी रोज की, ऑफिस से बिरला मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, भगवान की भक्ति करना, वो सब कार्य उन्होंने किया उस दिन। तो बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। ध्यान से सुनते जाना, थोड़ी देर बिरला मंदिर में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर बिरला मंदिर से उठ करके पहाड़गंज पास में पड़ता था एक, वह पहाड़गंज जाया करते थे। क्यों, वहां थोड़ा सा एक बाजार लग जाता था, पहाड़गंज एक मोहल्ला टाइप का था,
तो वहां थोड़ा सा बाजार लगता था, तो घर के लिए साग सब्जी भी खरीद लाते थे। रोज का काम था, रोज थोड़ी सब्जी घर में अपने ले जाना, साग सब्जी पहाड़ गले से खरीदते। किसी से मिलना जुलना अगर होता उन्हें कि किसी से आज हमें मिलना है, तो इसी समय यानी कि ऑफिस से घर जाते वक्त उसी समय उनसे भी मिल लेते। ये सब कार्य वो निपटा लिया करते थे। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, यानी कि दफ्तर की छुट्टी 5 बजे हो जाती थी, 5 बजे कार्य हो जाता था पूरा, और वह 8 बजे के पहले नहीं पहुंचते थे घर, 8 बजे तक पहुंच पाते थे घर। यानी कि 3 घंटा इन कार्यों में व्यतीत उनका हो जाता था। रोज की आदत थी कि ठीक 8 बजे तक घर पहुंचना, 5 बजे से 8 बजे, यानी 3 घंटे का समय मंदिर जाना, सब्जी खरीदना, अपने मित्रों से मिलना, इसमें जाता था उनका। तो आज की बात वो बता रहे हैं लेखक मनोहर श्याम जोशी जी कि आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह है। आज जा रहे हैं बिरला मंदिर से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी, उस इलाके पर पड़ी, कहां पर, जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। आज जा रहे, नजर उस तरफ दौड़ाई, उस अहाते की तरफ, उस क्षेत्र की तरफ, जहां किसी वक्त उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक, उनके बड़े भाई जिनको अपना मानते थे वो, है ना, यानी कि किसंदा कृष्णानंद पांडे जी, तो वहां को नजर उन्होंने की, जहां पर उनका 3 बेडरूम वाला क्वार्टर कभी हुआ करता था। आज नहीं है, पहले हुआ करता था, वहां वो निवास किया करते थे। उस तरफ नजर उन्होंने दौड़ाई, जिस पर इन दिनों, अब आज की स्थिति में वो पूरा माहौल बदल गया है। इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, यानी कि उनके क्वार्टर को बिल्कुल ढहा दिया गया, गिरा दिया गया, और वहां पर 6 मंजिला इमारत बनवा रहे हैं लोग बाग। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल, अच्छा एरिया होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो कई जो क्षेत्र थे उनकी लगातार शक्ल बदलती जा रही है, यानी पुरानी चीजें मिट करके वहां आधुनिकीकरण होता जा रहा है। तो जब वहां से गुजरे तो IDZ कॉलोनी एक पड़ी, वहां पर देखा, वहां की बिल्कुल शक्ल बदल रही, वहां भी बिल्कुल नए तरीके के मकान बनाए जा रहे। यशोधर बाबू को थोड़ा बुरा सा लगता है, बुरा सा लगता है। बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, यानी कि पुरानी चीजों को तोड़ फोड़ करके नई चीजें बना रहे हैं वो। उन्हें यह जरूर पता है, ये बात जरूर पता है कि उनकी यादों में, यानी कि उनकी यादों कि गोल मार्केट ढाए जाने का गम, गोल मार्केट जहां हम लोग निवास करते थे, जहां हम लोग रहते थे, हमने अपने गुरु के साथ जहां पर समय बिताया, उसके ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। वो तो सोचते हैं कि मैं यहीं डटा रहूंगा, क्योंकि हम अगर ये स्थान छोड़ दिया तो इन बिल्डिंगों को भी शायद गिरा दिया जाए, लेकिन जब तक नहीं गिराया जा रहा हम इन्हीं बिल्डिंगों में रहेंगे। तो ये वो कार्य करते थे। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मी नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई। D2 टाइप क्वार्टर कि सर आप अब ये स्थान छोड़ दो, जहां वो रहते थे वहां की बातें हो रही कि इस स्थान को अब छोड़िए, आपको वो स्थान दिया जा रहा है, वहां पर रहिए, क्योंकि ये बिल्डिंगें भी अब धीरे धीरे गिराई जानी है, नई मंजिलें बनना है यहाँ पर। लेकिन उन्हें लगता था कि ये पुरानी चीजें अवशेष के रूप में ये बनी रहे, ना गिराया जाए। तो उनको D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया कि नहीं, जब इसी बिल्डिंग का नंबर आ जाएगा, गोल मार्केट का ही नंबर आ जाएगा, तब हम ये बिल्डिंग छोड़ेंगे, उसके पहले हम नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। अच्छा, जब उनका क्वार्टर, सभी बिल्डिंगें टूटने लगी धीरे धीरे, जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक को अपने नाम अलॉट करने के लिए कहा कि भाई हमें ये क्षेत्र जहां पर हम बचपन शुरुआत से रहते रहे बहुत प्रिय है, अगर हमारी बिल्डिंग ही गिराई जानी है तो इस क्षेत्र की कोई बिल्डिंग हमारे नाम कर दीजिए, तब तक हम उस बिल्डिंग में रहेंगे। पत्नी के यह पूछने पर पत्नी चिढ़ती है उनसे ये बातों पर कि ये बताओ आप उसी स्थान पर क्यों रहना चाहते हो, आपको और अच्छा स्थान मिलता है तो क्यों नहीं जाना चाहते। पत्नी पूछती है उन पर, तो पत्नी के पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा, जिस स्थान पे आप कह रहे कि यहाँ रुकने दो हमें, इसका भी नंबर आएगा टूटने का, जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे। तब उन्होंने कहा अरे तब की तब देखी जाएगी, जब समय जैसा आएगा तब देखा जाएगा, कहा। और इसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा मुस्कुराया करते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से, मनोहर श्याम जोशी जी लिखते हैं कि सच बात तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का कई साल हो गए अब,
अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर थोड़ी बहुत बहस होती रहती है, थोड़ा बहुत मनमुटाव होने लगा है, मतभेद होने लगा है। उनके विचार कुछ अलग हैं और इनके विचार बिल्कुल पुरानी ख्यालातों के। तो थोड़ी मतभेद विचारों में रहता है पत्नी और बच्चों से यशोधर बाबू का, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि अरे जितनी देर से जाएंगे उतनी बहस कम होगी, घर में पहुंचेंगे हम लोग तो पत्नी बच्चे फिर जाने कौन सी बहस छेड़ देंगे, तो हम देर से जाएं तो अच्छा है, खाना पीना खाएं और सीधे सो जाएंगे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बच्चे भी बड़े हो गए उनके यशोधर बाबू के। अब बड़ा लड़का, सुनना ध्यान से, जो यशोधर बाबू का बड़ा लड़का है वो एक विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। विज्ञापन संस्था में, विज्ञापन कंपनी में एक बड़े ऊंचे पद पर नौकरी उसको मिल गई है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी समझ में नहीं आती है कि बताओ साधारण पद पर है, इतने ज्यादा पैसे, इसको इतनी ज्यादा सैलरी कैसे मिलती है। लगता है कि ये नौकरी कुछ गलत है, गलत तरीके से पैसे हमारा बेटा कमाता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। वह कहते हैं, यशोधर बाबू की क्या सोच है, वो कहा करते हैं कि 1,500 रुपया तो अब हमें रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, अब हम रिटायर्ड होने वाले हैं, तब हमारी सैलरी 1,500 रुपए हुई। और ये लड़का की अभी नौकरी तुरंत लगी, शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली, इसको शुरुआती से 1,500 शुरू हो रही इसकी नौकरी। तो ये नौकरी में जरूर कुछ पैंच होगा, कुछ गड़बड़ी होगी। हम तो बुढ़ापे में जब पूरी जीवन नौकरी की तब हमें लास्ट में रिटायरमेंट के समय 1,500 मिल रहा, इसको शुरुआती से 1,500 मिलने लगा। ठीक है, ये पहला बेटा है, यानी विज्ञापन कंपनी में जो काम करता है। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है IAS परीक्षा देने के लिए दूसरी बार। पहली बार ना पास हो पाया होगा, दूसरी बार फिर तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज में सूची में काफी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। एक नौकरी में इसको ले लिया गया था लेकिन वो नौकरी करने से इसने इनकार कर दिया था। ऐसा क्यों किया इसने, उनको समझ में नहीं आया। तो 2 बेटे हो गए, दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। चलिए तीसरे के बारे में, उनका जो तीसरा बेटा है यशोधर बाबू का, वो स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया है। स्कॉलरशिप लेकर के कुछ धनराशि लेकर के अमेरिका चला गया। ठीक है ना, 3 बेटे थे, 3 बेटे अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। एक बेटी है इनकी यशोधर बाबू की, यानी कि 3 बेटे 1 लड़की। जो उनकी बेटी है वो एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका जाने के लिए धमकी दे रही है। अच्छा, जो बच्ची 3 लड़के तो अपने अपने स्थान पर चले गए, अपने अपने कार्यों में लगे हुए। जो लड़की है वो क्या कर रही है, अब लड़की की उम्र शादी लायक हो गई तो यशोधर बाबू सोचते हैं कि अच्छा सा लड़का देख करके इसकी शादी कर दी जाए। तो कई प्रकार के वर के प्रस्ताव आए शादी के लिए, लेकिन सभी वर को इसने अस्वीकार कर दिया इस बेटी ने। और क्या कह रही कि मुझे डॉक्टरी करनी है, डॉक्टरी की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टरी की ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे अमेरिका जाना है, मैं अमेरिका जाऊंगी डॉक्टरी पढ़ने। ये धमकी और अपने पिताजी यशोधर बाबू को दे दिया करती है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, थोड़ी बहुत तो खुश होते हैं कि जो कार्य हम नहीं कर पाए हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चे ऊंचे पदों पर पहुंचना चाहते हैं, ऊंचे पद पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें खुशी होती है। लेकिन वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी। अच्छा, एक तरफ तो खुश होते हैं कि बच्चों का विकास हो, बच्चे उन्नति करें, और दूसरी तरफ थोड़ा सा दुख होता है कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों को, अपने बच्चों को अपने घर से दूर कर दे, अपनों से अलग कर दे, अपनों से पराया कर दे, ये परायापन पैदा कर दे। वो खुशी भी किस काम की, अपने बच्चों द्वारा। अच्छा, उनके बच्चे हमने बताया था कि बिल्कुल आधुनिक वातावरण में पल रहे हैं, यानी कि अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जस्ती नहीं है। अच्छा, इनके पास थोड़ा पैसा आ गया है यशोधर बाबू के पास, उनके बच्चे थोड़ी बहुत कमाने लगे, तो जो गरीब रिश्तेदार कभी आ जाते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं बच्चे, उनका तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। तो ये उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समय सबका एक सा नहीं रहता। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं उनकी उपेक्षा करें, उनसे बचें, तो ये अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना। ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं पिताजी, दिलासा देते हैं कि चलो बच्चे आधुनिक हैं, उनकी सोच बदल गई है, पीढ़ियां बदल गई हैं, इसलिए भाव में स्वभाव में परिवर्तन भी आना स्वाभाविक है। तो अपने को दिलासा दे लेते हैं, अपने को समझा लेते हैं वो अपने आप में। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी, अच्छा यशोधर बाबू की पत्नी के बारे में सुनिए।
यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, वो पुराने परिवेश की ही है। लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी बिल्कुल पुरानी परपाटी की थी नहीं है, मूल विचारों से वो पुरानी ही है। लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की, लेकिन बच्चे कोई कार्य करते हैं तो उनकी तरफदारी बहुत करती है। अगर बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं आधुनिक परिवेश में पल करके, हम उनको टोकते हैं तो उनका पक्ष लेती है वो लड़कों का। तो मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मौन बना डाला है, यानी कि वो भी मौन बन गई। अपनी बेटी के कहने के अनुसार, बेटी के अनुसार वो मां ढल गई। आज पुरानी होते हुए भी वह भी आधुनिकता के परिवेश में पड़ गई है, यानी कि अपनी बेटी के संपर्क में रहकर के बेटी जैसी ही वो बन गई है, उन्हीं का पक्ष लेती है बच्चों का। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, जिस समय यशोधर बाबू की, उनकी पत्नी की शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव में आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। देखिए यशोधर बाबू बता रहे अपने बारे में, यानी मनोहर श्याम जोशी जी यशोधर बाबू के बारे में बता रहे हैं कि जब यशोधर बाबू की शादी हुई थी और उनकी पत्नी जब गांव पहुंची तो साथ में देखो सब लोग संयुक्त रहते थे, इकट्ठे। गांव से ताऊजी उनके रहा करते थे, ताऊजी के 2 बेटे जिनकी शादियां हो गई थी वो भी साथ में रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में, इकट्ठे परिवार में मेल जोल जहां होता था, तो संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे। अच्छा, आपसी बहुएं भी उनकी थी, तो आपसी थोड़ी बहुत मनमुटाव था, लेकिन दुश्मनी नहीं थी उनमें, ठीक है कि नहीं। यानी कि पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से, ताऊजी के डर से कि ये ताऊजी हमारे बुजुर्ग हैं, इनके सामने हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। भले एक दूसरे से थोड़ा बहुत मनमुटाव वो बहुएं रखती थी, लेकिन उन ताऊजी के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कुछ कहने की, तो डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। अच्छा, यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है। अब आज के समय में यशोधर बाबू की पत्नी यानी यशोधर बाबू को समझाती है कि देखिए, आपके कहने के अनुसार मैंने संयुक्त परिवार में खूब रहा, खूब अपने जेठ की बातें सुनी, सबके साथ सबका काम किया मैंने। तो उनकी शिकायत है आज कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। देखिए, यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लिया, जब भी पक्ष लिया उन्होंने अपने परिवार का लिया। यानी कि अपने पत्नी को वो समझाते रहे कि हमारा संयुक्त परिवार है, ये बिखरने ना पाए, यानी कि परिवार का पक्ष लेते हुए अपने अनुसार बहू को ढाल लिया था। कभी अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लिया उन्होंने, बस जेठानियों की ही चलने दी। ये सबसे छोटी बहू थी यशोधर बाबू की पत्नी, तो वहां भी जेठानियों की चलती थी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। यशोधर बाबू की पत्नी कहती है कि जब मेरी शादी हुई, यानी यशोधर बाबू ने, यानी कि मेरे पति ने मुझे इस तरीके से वहां रखा कि जैसे मैं जवान नहीं थी, मैं एक बुढ़िया हूं, मेरी काफी उम्र हो गई हो, ऐसे उन्होंने मुझे अपने गांव में रखा। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए गए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। यानी कि यशोधर बाबू की पत्नी आज अपने बच्चों को समझाती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जैसे मुझे रखा वैसा मैं गांव में रही, जिठानियों की चलने दी, मेरी कोई तमन्ना नहीं पूरी की, यानी कि मुझे बुढ़िया बना करके रखा, ऐसे में वहां पर रही उस संयुक्त परिवार में। बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं कि माताजी के साथ ऐसा व्यवहार किया पिताजी ने, बिल्कुल आपकी बात नहीं मानी। थोड़ी बहुत सहानुभूति बच्चे अपनी माता से करते हैं। फिर वह यशोधर की ओर उन्मुख होकर के कहती हैं, वो पत्नी यशोधर बाबू की तरफ देख करके, कि तुम्हारे ये बाबा आदम के जमाने की बातें तुम अपने बच्चों को भी मेरे अनुसार डालते हो कि जैसे मैं बुढ़ापा जैसी बनी रही। तो ये बच्चे आजकल के हैं, ये आपके बाबा आदम के जमाने की बातें नहीं मानेंगे, उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी। अब सुन लीजिए, पहले के समय में मैंने आपकी हर बात मानी, सब प्रकार की, लेकिन आज ना आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। पुरानी परपाटी पर चलने वाले ये बच्चे नहीं हैं, और मैं भी उतनी ही बात आपकी मानूंगी जितनी जरूरी हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। ये उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी यशोधर बाबू की पत्नी ने अपने पति से कह दिया। अच्छा, तो यहीं पर आज ये पार्ट हम समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में आगे क्या होता है, कैसा उनके विचारों में मतभेद होता है, ये कल की वीडियो में डालेंगे। आज पार्ट यही, आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। धन्यवाद।